राम राम सा खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे बीएसटीसी या पीटीटी के लिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अच्छा और एडवांस बता रहा था ताकि आपके क्या हो, एग्जाम के अंदर हेल्प हो। और अगर थोड़ा सा इधर उधर से भी प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न गलत ना हो सके, गलत होने के चांस है वो बहुत ही कम हो, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था। तो वाक्य पढ़ रहे थे हम। वाक्य के अंदर साथियों हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि वाक्य की संरचना के आधार पर तीन प्रकार हो रहे थे। रचना के आधार पर तीन, सरल, संयुक्त और मिश्र, जहां से आपके मैंने बता दिया 80% चांसेज है क्वेश्चन आने के। उसके बाद साथियों देखिएगा 100% क्वेश्चन तो वहीं से आएगा ही, लेकिन उस वाले पार्ट से आने के चांसेज 80% है। बाकी वाक्य से तो आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें वाक्य के 8 भेद थे जो हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। ये तीसरा टाइप से वाक्य का कौन सा, वाक्य का तीसरा प्रकार आज हम पढ़ने वाले। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और तीसरा आधार ही हम पढ़ने वाले कौन सा, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। किस आधार पर पढ़ेंगे साथियों आज? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य है, ये वाक्य कितने प्रकार का होता है ये हम पढ़ेंगे। तो साथियों क्रिया के आधार पर वाक्य होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? मैं अगर बात करूं क्रिया के आधार पर, तो क्रिया के आधार पर वाक्य होगा यहां से 3 प्रकार का, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? वाच्य नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्यतः हम उसको वाच्य कहते हैं, वाक्य नहीं कहते। तो यहां पे अगर आपको मैं चाहूं तो सिर्फ 3 लाइनों के अंदर ये वाच्य कंप्लीट करवा सकता हूं। ओनली फॉर 3 लाइनें, 3 ट्रिक्स बताए। आप जिंदगी के अंदर वाच्य वाला क्वेश्चन है वो कभी भी गलत करके नहीं आओगे, राइट हो जाएगा। तो वो 3 ट्रिक्स कौन से? उनसे पहले आपको थोड़े से इसके क्या बेसिक नियम जानने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वाच्य होता है। ये जो वाच्य होता है ये वाच्य 3 प्रकार का होता है, देख लीजिएगा। एक तो होता है साथियों कृतवाच्य। क्या होगा? कृतवाच्य होगा। एक तो आपका होगा कृतवाच्य। दूसरा इसी का प्रकार होता है कृतवाच्य के बाद आता है आपका क्रमवाच्य। कौन सा? क्रमवाच्य। एक आता है कृतवाच्य, एक आता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। तो इनको हम पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इनके ट्रिक्स है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और एग्जांपल लेके डिटेल के अंदर भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, पहले हम यहाँ से साथियों क्या करेंगे, इसके कुछ बेसिक नियम है, 2-3 नियम, 3 नियम मतलब 3 ट्रिक है, लेकिन ट्रिक बनते कहाँ से वो भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो वाच्य है, ये वाच्य किस पर डिपेंड करेगा? हमने कहा क्रिया के आधार पर। और क्रिया के अंदर हमने क्या देखेंगे साथियों? क्रिया में हम देखेंगे क्रिया का लिंग है, वो लिंग कौन सा है, और क्रिया का जो वचन है वो वचन कौन सा है। यानी कि क्रिया के लिंग व वचन के अनुसार ही वाच्य का पता चलेगा हमें कि कौन सा वाच्य है। क्या ये क्रिया के आधार पर पढ़ रहे हैं तो क्रिया में भी क्या होगा? क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार, क्रिया का कौन सा लिंग है, क्रिया का कौन सा वचन है, उसी के अनुसार क्या होगा यहां से हमें पता चलेगा। तो साथियों देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ विभक्ति चिन्ह पढ़ाए थे जो आप सबको पता है, जैसे राम ने, सीता ने, ऐसे। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन की मैं बात करूं तो क्या, यदि साथियों क्या है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं, मेरी चीजों पे क्या करेंगे आप, मेरी वाणी पे ध्यान देंगे। साथियों देखिएगा यदि कर्ता है, पहली कंडीशन बता रहा हूं, यदि जो कर्ता है वो कर्ता क्या है? कर्ता यदि साथियों विभक्ति रहित है। क्या है? कर्ता विभक्ति रहित है। क्या है साथियों? कर्ता विभक्ति रहित है। कर्ता के अंदर विभक्ति नहीं है। जैसे देखिएगा, अभी बताऊंगा एग्जांपल लेके भी। जैसे मैंने लिख दिया कि श्याम चलता है। क्या? श्याम चलता है। आपको कहीं विभक्ति दिखी क्या? आप कहेंगे कोई विभक्ति नहीं है। अगर ऐसे होता श्याम ने चलता है तो ने विभक्ति आती, यानी कि कोई विभक्ति नहीं है। जब कर्ता क्या हो, कर्ता जब विभक्ति रहित हो तो साथियों क्रिया का जो लिंग और वचन है वो क्या, किसके अकॉर्डिंग होगा? जब कर्ता साथियों विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा? तो साथियों क्रिया का जो लिंग है और जो वचन है वो वचन हमेशा कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा। कौन सा? कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा। और उसी वाक्य को हम क्या कहते हैं? कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा, हम कृत कहेंगे। क्या कहेंगे? कृत कहेंगे। लेकिन इसको हम बच्चे आराम से समझेंगे कि ये होता कैसे, कैसे वाक्य शुद्धि, आपको शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य का कैसे पता चलेगा। तो साथियों देखो,
पहला नियम यहाँ पे क्या हो गया, यदि साथियों कर्ता है वो कर्ता क्या है, विभक्ति रहित है, कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार परिवर्तित होगा, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा। पहले पॉइंट समझ में आ गया। अभी तक हम वाच्य के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं इसका कि अगर कर्ता है वो विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होगा। इनके कर्ता के पास विभक्ति नहीं है तो क्रिया और लिंग क्या कर्ता के अनुसार परिवर्तित होंगे। लेकिन साथियों अगर कर्ता है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, लेकिन अगर कर्ता है वो क्या है, कर्ता के अंदर साथ में क्या है, कर्ता के साथ में क्या है, विभक्ति चिन्ह है। कर्ता के साथ में अगर विभक्ति चिन्ह है कि कर्ता है वो विभक्ति सहित है, कर्ता में अगर विभक्ति चिन्ह है तो साथियों जो क्रिया है इस क्रिया का क्या, तो इस क्रिया का जो लिंग है और वचन है वो हमेशा कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। देखिएगा मैंने क्या बताया कि साथियों जब क्या हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, जब कर्ता विभक्ति रहित हो तब तो इसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, कर्ता के साथ विभक्ति है यानी कि कर्ता विभक्ति सहित है तो इसका लिंग और वचन क्या कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, यहां से आपका क्या ध्यान रखना, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, यदि जब क्या कर्ता क्या हो, कर्ता साथियों विभक्ति रहित हो, कर्ता क्या हो, कर्ता विभक्ति रहित है और कर्ता के साथ साथ कर्ता क्या है, कर्ता विभक्ति रहित नहीं है। रहित वाला तो पहला नियम मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। अब यदि कर्ता क्या हो, विभक्ति सहित हो, तो अभी तो सहित वाला बताया था जिसके अनुसार तो कर्ता के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन साथियों अगर देखिएगा कर्ता भी विभक्ति सहित है और कर्म आता है, वो कर्म भी क्या है, कर्म भी विभक्ति सहित है, कर्ता भी विभक्ति सहित है और कर्म भी विभक्ति सहित है तो साथियों क्रिया का जो लिंग है और जो वचन है वो क्या न तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा और न ही कर्म के अनुसार चेंज होगा, दोनों के आधार पर चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर विभक्ति आ रही है तो कर्ता और कर्म का देखिएगा, अब यहां पे देखिए इन तीनों पॉइंटों से आपको समझ में क्या आना चाहिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कर्ता के साथ विभक्ति आ रही थी, कर्ता के साथ विभक्ति यानी कि कर्ता विभक्ति सहित होता तो वाक्य का लिंग वचन कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होता है। कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आ रही है तो इनका जो लिंग और वचन है वो भी इन दोनों के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अगर कर्ता के साथ क्या विभक्ति नहीं आ रही है तो जो परिवर्तित है वो क्या कर्ता के अनुसार होगा। यानी कि साथियों जहां पे विभक्ति आती है वहां पे कर्म और कर्ता का कोई लेना देना नहीं होगा क्रिया के लिंग और वचन पर। वहां पे क्रिया का लिंग है वो कर्म और कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होगा, जहां पे आपको क्या दिख रही है, विभक्ति दिख रही है। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट याद रखना क्योंकि ये भी आपके क्या आएंगे, यहाँ पे काम आएंगे। तो हम पहला पॉइंट यहां से पढ़ते हैं, कृतवाच्य कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कृतवाच्य। ये कृतवाच्य क्या होता है, तो साथियों देखिएगा यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्ता से समान हो या कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं कृतवाच्य। देखिए मैं लिखा देता हूं यहां से, ठीक है, थोड़ा सा आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि साथियों देखिएगा यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो अच्छा रहेगा लेकिन एक परिभाषा लिख दीजिएगा। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्या, यदि वाक्य में प्रयुक्त साथियों जो भी क्रिया प्रयुक्त हो रही है उस क्रिया का, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिया के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और जो वचन है, लिंग और वचन अगर किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे साथियों कहा जाएगा कृतवाच्य। आप कहेंगे कैसे होता है कर्ता के अनुसार परिवर्तित, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो उसे कहा जाएगा कृतवाच्य। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कहूं, मैंने कह दिया क्या, राम खाना खाता है, मैंने क्या कह दिया, राम खाना खाता है। क्रिया कौन सी है, आप कहेंगे खाता है, क्रिया क्या है, खाता है। और उसी प्रकार देखिए इसको पहचानना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, पहले एग्जांपल लिखिएगा। अगर मैं लिखूं सीता खाना खाती है तो अब मैं खाता क्यों नहीं लिखा, सीता खाना खाती है मैंने क्यों लिखा, सीता खाना खाता है क्यों नहीं लिखा। देखिएगा यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे क्रिया किसके आधार पर आ रही है, कर्ता के आधार पर आ रही है। जब राम नाम आया तब तो खाता है आया और जब सीता नाम आया तो खाती है आया, यानी कि क्या है, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो कौन सा वाक्य हो गया, क्रम वाक्य, कृतवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है और जो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है उसको क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। तो यहां से आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि कृत वाक्य क्या होता है। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया है तो अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए कि साथियों जहां पे भी आप चेंज करो, क्रिया को चेंज करने की कोशिश करो, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करो, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करो कर्ता को। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया भी चेंज हो रही है तो वो आपका कृतवाच्य ही होगा। पहचानेंगे कैसे आप,
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप क्या है इसको आप कृतवाच्य को पहचानने के, तो सबसे पहले आप क्रिया लिंग, क्रिया का जो लिंग है, क्रिया का लिंग और वचन देखो, क्रिया का लिंग और वचन कौन सा है। उसके बाद आप क्या करो, कर्ता का लिंग और वचन देखो, कर्ता का लिंग और वचन देखो, क्रिया का लिंग और वचन देखो, फिर कर्ता का लिंग और वचन देखो, फिर क्या करो, उनमें परिवर्तित करो, कर्ता और कर्म को चेंज करो, कभी कर्ता को चेंज करो, अगर कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है, जैसे हमने किया राम लिखा तब तो हमने खाना खाता है लिखा, जैसे ही हमने सीता लिखा तो खाना खाती है लिखा, यानी कि जैसे ही हमने अपना कर्ता बदला तो क्रिया भी होगी चेंज। तो अगर ऐसे जो लिंग है वो लिंग चेंज हुआ, वचन भी चेंज, खाना खाती है, वचन तो वही, लेकिन आपको पता वहां पे क्या खाती है और पहले खाता है, यानी कि क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे चेंज हो रहा है किसके आधार पर, कर्ता के आधार पर, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे कर्ता बदलो, कर्ता बदल के जांचो, अगर कर्ता बदलने पर आ रहा है तो वो कृतवाच्य होगा, और अगर कर्म बदलने पर आता है तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है, क्रमवाच्य हो जाता है। तो हम देखिएगा ये कृतवाच्य समझ में आया या नहीं आया, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, राम चाय पीता है, राम दूध पीता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे राम दूध पीता है। और फिर देखिए अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य। तो साथियों क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा राम क्या है, राम ये क्या है, कर्ता, तो ये कर्ता क्या है, आपको ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है या नहीं है, और एक वचन है, पुल्लिंग और एक वचन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, आप और क्या करेंगे, फिर ये कर्म है, तो कर्म तो आपने पहचान लिया, आया तो दिमाग के अंदर रह जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हो कि इसका कौन सा वचन है। दूध कौन सा भाई, दूध पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है, बताओ, दूध पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग। चलिए दूध में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे चाय लिखता हूं, क्योंकि चाय हर जगह, हाँ हर कोई पीता है तो उनको पता। देखिए दूध में आप कंफ्यूज होगा कि यार पुल्लिंग कैसे है और स्त्रीलिंग है तो कैसे, चाय कैसी है बताओ साथियों, चाय पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, अब बताओ। राम चाय पीता है, क्या करता है, राम चाय पीता। अब आपको यार एक बात तो पता चल गई कि इसका कर्म चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राम दूध आता है तो भी पीता आएगा और चाय आएगा तो भी पीता है, इनके डायरेक्ट पता चल जाता है भाई मेरे यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक बार क्या कीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा चाय का लिखो अब, तो चाय क्या है, चाय आपका हो गया स्त्रीलिंग है चाय और एक वचन है। पीता है क्या है, तो पीता है, पीता यानी कि पुल्लिंग में आ रहा है और एक वचन है। अब साथियों आप इसको क्या कर दो, चेंज करो, क्या करो, चेंज करो। कैसे पता करेंगे, कर्ता को चेंज करो। अब राम की जगह में क्या लिख दूं, सीता लिख दूं, लिंग चेंज करना है, ठीक है, लिंग और वचन चेंज करना है, तो सीता लिख दिया, तो सीता आप कहोगे, सीता हो गई यहाँ पे स्त्रीलिंग और एक वचन। अब सीता की जगह में चाय लिखूं तो सीता चाय पीता है होगी क्या, आप कहेंगे सीता चाय पीता है, ये तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे सीता लिखा तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, चाहे क्या पीती है करेंगे, क्या करेंगे, पीती है, यानी कि आपने जैसे ही कर्ता को चेंज किया वैसे ही क्रिया में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और ऐसे जहां भी कर्ता चेंज करते ही क्रिया में परिवर्तन होता है वो कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होगा और देखिए चेंज करो, आप कर्ता को चेंज करो। अगर कर्ता से चेंज में नहीं आ रहा तो कर्म को चेंज करो, कर्म के आधार पर हो जाएगा। जैसे अभी हम इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, ये कृता के अनुसार तो चेंज कैसे होता है आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर, तो देखिएगा साथियों दूसरा प्रकार आता है इसका कौन सा, वाच्य का, कर्म वाच्य। कौन सा, कर्म वाच्य। तो इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, हमेशा क्या क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार, यहाँ पे जो क्रिया होती है उस क्रिया का साथियों, जो क्रिया का क्या लिंग और वचन, क्रिया का लिंग व वचन हमेशा किसके अनुसार साथियों, क्रिया का लिंग व वचन हमेशा कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। जिस प्रकार वहां पे कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा था ना, वहां पे यहाँ पे क्या होगा, कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। इनकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्रिया होगी ना, वो क्रिया क्या होगी, क्रिया यहाँ पे सदैव सकर्मक होगी। कौन सी, सकर्मक क्रिया होगी, उसमें काम क्या हो रहा है वो भी बताया गया होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाओ, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे देखिएगा क्रमवाच्य में क्या होता है, एग्जाम्पल लिखिएगा। मैंने कह दिया क्या, रमेश के द्वारा, मैंने लिख दिया यहाँ पे रमेश के द्वारा, मैंने क्या लिख दिया, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिएगा साथियों क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका स्टेप क्या है, पहचानो। रमेश क्या है, तो आप कहेंगे रमेश क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विभक्ति आई है तो आपको पता चल गया है क्या है, कर्ता के साथ विभक्ति आ रही। तो अब आराम से देखिए, देखते ही बहुत सारे नियम लागू होंगे। अभी आप चलते चलो और बताएंगे। पुस्तक है, पुस्तक की बात करें तो पुस्तक आप कहेंगे स्त्रीलिंग है और एक वचन है। पढ़ी जाती है, पढ़ी, पढ़ी यानी कि स्त्री की भाव में आ रहा, अगर पुल्लिंग
पुल्लिंग होता तो पड़ा आता, तो पड़ी क्या है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है नहीं क्रमवाच्य है या कृतवाच्य या भाववाच्य। तो आप पहले तो कर्ता चेंज करो। अगर कर्ता चेंज करने से सभी जगह क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कृतवाच्य होगा। लेकिन कर्ता से लिखिए, राम की जगह कर्ता चेंज करो, ये पुल्लिंग है, आप स्त्रीलिंग लिखो। रमेश की जगह मैंने लिख दिया सीता, तो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसे हो जाएगा, जो क्या है बिल्कुल सही है। नहीं कि आपने यहाँ पे सीता लिखा तो कोई कहीं चेंज करना नहीं पड़ा, क्योंकि आप देखिएगा रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या चाहे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लिखो, बहुत दोनों वाक्य क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। यानी कि आपने क्रम चेंज किया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि आपको पता चल गया कि ये कृत आपने कर्ता चेंज किया और कर्ता चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपको पता चल गया ये कृतवाच्य तो नहीं है, क्योंकि कृतवाच्य क्या होता है, जहां पे कर्ता चेंज करने पर परिवर्तन होता है, तो ये कृतवाच्य तो नहीं है, पता चल गया। अब पीछे बचे भाववाच्य और क्रमवाच्य, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा है। और साथियों आपको वाक्य देखते ही पता चल जाना चाहिए, विभक्ति आई है और जहां भी मैंने कहा था कर्ता विभक्ति सहित है, तो वो वाक्य क्या होगा, कृतवाच्य में नहीं आएगा, ठीक है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिएगा दूसरा प्रकार यहां से क्या है, आपने आगे क्या देखेंगे, अब क्रम के अनुसार चेंज करके देखो, तो क्रम क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्रम हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या किया जा रहा, पुस्तक है, क्रम क्या है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब इस पुस्तक की जगह देखिए, ये तो पुस्तक तो स्त्रीलिंग है, आप कुछ पुल्लिंग बिठाओ इसकी जगह, तो अखबार क्या होता है, हमारा पुल्लिंग होता है। तो मैंने इस पुस्तक की जगह अगर मैं अखबार लिख दूं, क्या लिख दूं, अखबार, देखिए सेम का सेम लिख रहा हूं, रमेश, यहां पे क्या लिख रहा हूं, या फिर इसी को मिटा के लिख रहा हूं, देखिएगा यहां से इसी को मिटा के लिख रहा हूं। अब ये जो पुस्तक थी ना, इस पुस्तक की जगह ये जो स्त्रीलिंग एक वचन था, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं अखबार, क्या लिख दूं, इस पुस्तक की जगह ये जो क्रम था इसका पुस्तक, इस पुस्तक की जगह मैंने क्या लिख दिया, अखबार लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, अब ये पुल्लिंग है और एक वचन है। तो अब देखिएगा ये क्या राइट है, रमेश के द्वारा अखबार पढ़ी जाती है। आप कहोगे जैसे ही आपने पुस्तक हटाया तो यहां पढ़ी का पढ़ा हो जाना चाहिए, अखबार पढ़ी जाती है नहीं बल्कि अखबार पढ़ा जाता है। इनकी इस पूरी पढ़ी जाती के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया और यहां पे क्या आ जाएगा, पढ़ा जाता है। क्या होगा, पढ़ा जाता है, रमेश के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो आपको पता चला कि क्या कर्म था जो आपका, उस कर्म के अंदर क्या किया, कर्म में परिवर्तन करते ही पूरा क्रिया का लिंग और वचन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्रिया क्या हो गई, क्रिया का लिंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब ये क्या हो गई, पुल्लिंग एक वचन के अंतर्गत आ गई। यानी कि यहाँ पे क्रिया का लिंग और वचन किस पर निर्भर कर रहा है, कर्म पर निर्भर कर रहा है। कर्म जैसा है पुल्लिंग, तो यहाँ पे क्रिया भी पुल्लिंग आ रही है। यहाँ से कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किससे फर्क पड़ रहा है, कर्म से पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाएगा, कर्मवाच्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कर्मवाच्य कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल है साथियों, सरल है, याद रखना है कैसे, जहां पे कर्ता को चेंज करने से कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, जहां पे कर्ता के अनुसार क्या हो रहा है, जहां पे कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है उसको तो हम कहेंगे कृतवाच्य। क्या कहेंगे, कृतवाच्य। और जहां पे कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, आप जैसे ही कर्म को चेंज करते हैं तो परिवर्तन किस में होगा, क्रिया के अंदर परिवर्तन होगा, क्रिया का लिंग और वचन बदलेगा। ठीक है, तो जहां पे कर्म के आधार पर परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आपको कर्ता नाम से पता चल रहा है, कृतवाच्य कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य यानी कि क्रम के आधार पर परिवर्तन होगा। लेकिन भाववाच्य, अब यहां पे क्या भाव के आधार पर परिवर्तन होगा क्या, अभी बताते हैं। भाववाच्य के अंतर्गत क्या होता है साथियों, यहां पे क्या होगा, न तो कर्ता के आधार पर परिवर्तन होगा और न ही कर्म के आधार पर परिवर्तन होगा। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या, न तो के आधार पर परिवर्तन होगा और ना ही कर्म के आधार पर परिवर्तन होगा। आप लिख सकते हैं परिभाषा कि जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही ना हो तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। तो आप कहेंगे अब इसका पता कैसे चलेगा। साथियों देखिएगा इस वाक्य के अंदर, देखिए अब आप पता तो आराम से चल सकता है ना भाई, मैं एक वाक्य लिखता हूं अभी पता चलेगा या नहीं चलेगा, अभी बता देते हैं। मैंने क्या लिख दिया यहां से, राधा से चला नहीं जाता। मैंने लिख दिया राधा से क्या, चला नहीं जाता। अब आप बताओ मेरे को ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि आप पता करो कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। राधा क्या है, आप कहेंगे स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चला नहीं जाता, चला यानी कि आप कहेंगे पुल्लिंग है, मान लिया, ठीक है, एक वचन है चला, ठीक है, चलते वगैरह नहीं है। ऐसे आप सपोज देखिए, अब यहाँ पे सोचिएगा नहीं जाता, ठीक है, यानी कि जाता क्रिया क्या आ रही है, चला नहीं जाता क्रिया पुल्लिंग आ रही है। अब देखिए आपको यहाँ पे पता कैसे चलाना पड़ता है कि वाक्य कौन सा है। सबसे पहले हम कर्ता को चेंज करते हैं, कर्ता का लिंग चेंज करते हैं। तो राधा क्या स्त्रीलिंग, मैं यहाँ पे पुल्लिंग लिख देता हूं राम, तो राम से
चला। देखिए वाक्य आप इसी के अंदर लिखो, समझ में आ जाएगा। पहले मैंने राधा रखा, तो अब इस राधा की जगह में यहां पे चेंज कर दूं और मेरे को कहीं पे चेंज करना पड़ता है तो वह राधा के अनुसार होगा। मैंने लिख दिया राम से चला नहीं जाता, वाक्य तो बिल्कुल सही हो रहा है। चाहे राम लिखो या राधा लिखो, कोई चेंज करना पड़ा क्या? कोई चेंज नहीं करना पड़ा। चाहे राम लिखो या राधा लिखो, पीछे से चला नहीं जाता, सही हो रहा है। इनकी यहां पे आपको पता चला कि कर्ता के अनुसार तो इसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, राम या राधा के अनुसार तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कृतवाच्य तो नहीं है। अब बात करो कर्मवाच्य की, तो चला नहीं जाता क्या है? कर्म क्या है? चलना। चला क्या है? चला। अब इस चला की जगह यानी कि राधा राम से चला नहीं जाता, मैं बोल दूं राम से क्या? राम से लिखा नहीं जाता, यानी कि ये कर्म मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चला की जगह मैंने क्या कर दिया? लिखा कर दिया। मैं पढ़ा कर दूं, कुछ भी कर दूं। और यहां पे ध्यान रखना, आप कहेंगे सर जी हाँ ये तो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग करो, हम देखते हैं। साथियों जो क्या हो जाएगा, जो भाववाच्य होता है उसके अंदर क्रिया है, ये क्रिया सदैव क्या होगी? एक वचन और पुल्लिंग ही होगी। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग ही होगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। एक वचन से बहुवचन नहीं बनेगा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं चला की जगह क्या लिख देता हूं? लिखा। तो भाई बात तो वही होगी, राम से लिखा नहीं जाता, कहीं भी चेंज करना नहीं पड़ रहा है। इनकी कर्म को चेंज किया तो भी मेरे को वाक्य के अंदर कहीं भी चेंज करना नहीं पड़ा। इनकी वाक्य न तो कर्म के आधार पर हो रहा है और न ही कर्ता के आधार पर हो रहा है। तो तीसरा ठोक दो आप अपने हिसाब से कि ये कौन सा है? भाववाच्य। यानी कि आपने यहाँ पे कोशिश कर दी, न तो ये कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है न ये कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, तो आपको क्या लगा देना है कि ये तो भाई भाववाच्य है, न कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है और न कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है साथियों? ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है? याद रखनी है। जहां पे भी व्यक्ति चिन्ह आ जाए वो तो कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा, कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो वो दोनों के साथ नहीं होगा, इनकी भाववाच्य होगा। आपको बताओ, हाँ यार ये आपने के सर जी एक नियम बताया था कि क्या कर्ता के साथ क्या विभक्ति चिन्ह आ जाए, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आए और कर्म के साथ भी क्या है? विभक्ति चिन्ह आए, तो आपने कहा था न तो वो कर्ता के आधार पर होगा न कर्म के आधार पर। और ऐसी परिभाषा होती है भाववाच्य की, जो कर्ता के आधार पर भी ना हो और जो कर्म के आधार पर भी ना हो, उसको हम कहते हैं भाववाच्य। तो एक ऐसा एग्जाम्पल दो, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सुना था कि राम ने रावण को मारा। क्या किया? राम ने रावण को मारा। आपने एग्जाम्पल क्या सुना है? राम ने रावण को मारा। देखिएगा यहाँ पे कर्ता भी विभक्ति सहित है, राम ने कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ, कर्म कौन है? रावण को मारा, कर्म के साथ को व्यक्ति का प्रयोग हुआ। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये अब कौन सा वाक्य हो जाएगा? अगर पूछा जाए कर्तवाच्य, क्रमवाच्य है, भाववाच्य, तो साथियों देखिएगा कर्ता यहाँ पे क्या है? विभक्ति सहित है, कर्म भी विभक्ति सहित है। और जब कर्ता विभक्ति सहित है, कर्म भी विभक्ति सहित है, तो वाक्य क्या हो जाएगा? न तो कर्ता के आधार पर चेंज होगा और न कर्म के आधार पर चेंज होगा। और ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? जो न तो कर्ता के आधार पर चेंज होते हैं और न कर्म के आधार पर चेंज होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे वाक्यों को भाववाच्य कहा जाएगा। तो राम ने रावण को मारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, राम ने रावण को मारा। तो बस ये चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, यहां से याद रखनी है। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल लेके सारे के सारे चीजें यहां से समझाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है यहाँ पे साथियों? जो भाववाच्य है ना, जहां पे भी आप वाच्य देखो ना, वाच्य के अंदर हमेशा क्या आपको पता रखनी है? क्रिया में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहां पर होगा? क्रिया के अंदर परिवर्तन होगा। अब ये क्रिया में परिवर्तन हो किस प्रकार है, क्यों परिवर्तन हो रहा है? अगर आप कर्ता को चेंज कर रहे हो और कर्ता को चेंज करने पर आपकी क्रिया परिवर्तित हो रही है, क्रिया का वचन या लिंग परिवर्तित हो रहा है, तो वाक्य कृतवाच्य होगा। सिंपल सा है, 3 लाइनें हैं, सुन लो। अगर आप कर्ता को चेंज कर रहे हो और कर्ता को चेंज करने से क्रिया में चेंजेज हो रहा है तो वो कृतवाच्य। अगर आप कर्म को चेंज कर रहे हो और कर्म को चेंज करने से आपके क्रिया के अंदर परिवर्तित हो रहा है लिंग और वचन में, तो वो क्रमवाच्य। और अगर आप कर्ता को भी चेंज कर रहे हो और कर्म को भी चेंज कर रहे हो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले कर्ता को चेंज करके दे दिया, आपको वो कृतवाच्य भी नहीं लगा, आपने कर्म को भी चेंज किया, वो आपको क्रमवाच्य भी नहीं लगा, तो आप क्या लिख देंगे वहां पे? तो वो भाववाच्य होगा। कौन सा? भाववाच्य। बस भाई ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिया और कैसे देखना है तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवा के बता दिया कि ऐसे देखना है, आपको पता चल जाएगा। तो साथियों ये हमारा क्या था, अब आपका यहां से वाक्य क्या होता है? कंप्लीट होता है। और 1 से 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर परफेक्ट है। वाक्य डायरेक्ट पूछेगा कि किस प्रकार का ये वाक्य है, क्या किस प्रकार का वाक्य है। यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको ओनली फॉर मैंने बता दिया 80% अबव चांसेज है सरल, संयुक्त और मिश्र में से ही पूछेगा, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। मैंने वहां पे आपको ट्रिक बताए थे पता करने की, बहुत ही सिंपल। आपको 100% मैं कह सकता हूं सरल, संयुक्त और मिश्र में से ही पूछेगा, लेकिन इसमें से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाई।
उसके बाद वाक्य से दूसरा प्रश्न आएगा तो आपको आएगा वाक्य शुद्धि का। वाक्य को आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, वाक्य शुद्धि का प्रश्न आएगा। तो जो हमारी अगली क्लास होगी वो किस पे होगी, हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे कि वाक्य को कैसे किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि वाक्य क्या है, शुद्ध है या नहीं है। तो मैं इसके कुछ क्या लेके आऊंगा, रूल्स लेके आऊंगा, कुछ नियम लेके आऊंगा, वो नियम आपको बता दूंगा और एक दो एग्जांपल करा दूंगा ताकि आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि वाक्य शुद्ध कैसे करते हैं। फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाक्य शुद्धि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस हिंदी का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको सर नहीं हो रहा है कंप्लीट, कैसे, आपने उपसर्ग कहां पर पढ़ाए, आपने प्रत्यय कहां पर पढ़ाए, आपने विलोम शब्द कहां पढ़ाए, आपने पर्यायवाची शब्द कहां पढ़ाए, एक शब्द कहां पढ़ाए, शब्द शुद्धि कहां पढ़ाई, शब्द शुद्धि कहां पढ़ाई, ये सब आपने कहां पढ़ाए हैं। और भी बहुत से होंगे, ठीक है। तो साथियों ये क्या है, ये बेसिक नॉलेज, इनकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। हाँ बेसिक है लेकिन वो एडवांस लेवल का है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको आपको मैंने कह दिया पहले से ही, कोई भी बंदा एक दिन के अंदर सारे विलोम शब्द याद नहीं करेगा, नहीं कर सकता। कोई भी बंदा एक दिन में सारे पर्यायवाची याद नहीं कर सकता, कोई भी बंदा एक दिन में पूरी की पूरी शब्द शुद्धि याद नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने आपको कहा था डेली 5-5 विलोम शब्द याद करो, डेली सुबह उठ के 5 विलोम शब्द याद करो, शाम को सो तब 5 विलोम शब्द याद करके सो जाओ, आपके 10 विलोम शब्द कंप्लीट हुए। डेली 5 क्या करो, एक शब्द तो आप 10 भी याद कर सकते हो, ये एक शब्द तो नॉर्मल है, ये तो कर सकता है, लेकिन आपको एक साथ इतना नहीं करना है। आप क्या करो, 10-10 ले लो, डेली के 10 विलोम याद करो, 10 पर्यायवाची करो, 10 एक शब्द करो, 10 शब्द शुद्धि करो, तो आपको ये आराम से याद होते रहेंगे एग्जाम तक। और मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी चल रही है ना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो एक्सप्रेस चल रही है उसको देखिएगा। 2008 का मॉडल पेपर आज हमने सॉल्व किया, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। वहां पे तो भाई हर कोई आता, हो सकता है वो देखा है वो यहाँ नहीं आए, ठीक है, तो वहां कहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना ये कर देंगे ना, तो वहां पे आपकी ये हिंदी की एक्सप्रेस क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो वहां पे मैं आपको 30 क्वेश्चन डेली हिंदी के कराऊंगा। तो आपका एक बार हिंदी का भी कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार आपने शिक्षण अभिरुचि को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत कर दिया ना, उसी प्रकार एक प्रकार से आपको मैं हिंदी भी बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करवा दूंगा। तो उसके बाद हम इस हिंदी की जगह कौन सी क्लास लगेंगे, मेंटल एबिलिटी की क्लास लगेगी हिंदी के बाद। मेंटल एबिलिटी के हमारे 3 से 4 टॉपिक रहे, तो ये जैसे ही कल हमारी हिंदी की पूरी हो जाएगी, कल या परसों 2 क्लासेज के अंदर हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम फिर 3 या 4 क्लासों में वापस मेंटल एबिलिटी यहाँ पे कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का क्या कर लेंगे, टेस्ट रख लेंगे। यानी कि आपकी शिक्षण अभिरुचि है, और शिक्षण अभिरुचि मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दी है, हिंदी में आपको अच्छे से कंप्लीट करवा रहा हूं, और मैंने कह दिया मेंटल एबिलिटी आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। और भाई जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने कहा था कि जो ये आपका सामान्य ज्ञान है ना, ये अथाह सागर है। क्या है, अथाह सागर है राजस्थान जी के। तो इसको तो आपको साथ साथ में पढ़ते ही रहना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और आप कहेंगे गुरुजी वो इंग्लिश के 5 प्रश्नों वाला क्या हुआ, आप बोल रहे थे कि इंग्लिश के अंदर 5 प्रश्न राइट करने, और वो 5 प्रश्न कौन से, साथियों वो 5 प्रश्न मैं आपको टेस्ट के जरिए समझा दूंगा, यहाँ पे आपको बता दूंगा क्लास लेके कि कैसे कैसे उनको किया जाता है। इंग्लिश भी कर देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, एक बार जो पढ़ाया जा रहा है उस पर क्या कीजिए, फोकस कीजिएगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी, देखिएगा कुछ होने वाला है, कुछ नया होने वाला है यहाँ पे लहर क्लासेस पर, क्या कुछ नया होने वाला है। तो आपको जितना भी पीछे सिलेबस रहा ना उसको फटाफट से कंप्लीट करो, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है कि अगर यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ होता तो आज मैं भी इसमें शामिल हो पाता। तो आपको क्या करना है, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना, जितना भी पढ़ाया एक बार पूरा का पूरा कवर कर लो ताकि अच्छे नंबर आ सके। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। यहाँ पे क्लासेज चल रही है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।